बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें जो बच्चों के जहन में मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर करेंगे। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में उसका जिक्र नहीं है, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, सबसे पहले तो लफ्ज़ पे गौर करें कि व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम है, चार्ल्स व्हीटस्टोन इसका पूरा नाम था। इंग्लिश टेलीग्राफ एक इंजीनियर था। और जो ब्रिज का मतलब होता है पुल। अब इधर ब्रिज का मतलब वो वाला पुल नहीं है जो मैकेनिक्स के अंदर आप देखते हैं ना, जिसे जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर से गुजर रही होती हैं, ये वो पुल नहीं है। ब्रिज का मतलब एक ऐसा सर्किट है जिस तरह दो चीज़ें सीरीज़ में जुड़ी हो ना, तो अगर हम उसको किसी थर्ड चीज़ के ज़रिए कनेक्ट कर दें, यानी कि उनके दरमियान दो सीरीज़ चीज़ों के दरमियान हम उसको अलग अलग कर दें, कोई गैल्वानोमीटर लगाकर या कोई थर्ड रेजिस्टेंस लगाकर, अगर हम दो सीरीज़ सर्किट को एक थर्ड चीज़ के ज़रिए अलग अलग कर देते हैं, यानी कि उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो फिज़िक्स में ऐसे सर्किट को ब्रिज सर्किट कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? इधर मैकेनिक्स वाला ब्रिज नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम है, चार्ल्स व्हीटस्टोन। इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था ये, जिसने ये अपना सर्किट पेश किया। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। उन बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा एज ए डेफिनेशन के तौर पर मैंने लिखा हुआ है। तो क्या है जी? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब ये एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। ये एक ऐसा सर्किट है जिसकी वजह से हम किसी भी सर्किट की किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर, अगर आपने किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए तो हमने पहले मेथड पढ़ा हुआ है, कलर कोड। बच्चे, ये ऐसी रेजिस्टेंस है जिस पर कलर स्कीम नहीं बनी हुई। तो ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, अननोन है, उसकी वैल्यू भी इससे मेजर की जा सकती है। ठीक है, पहला फ़ायदा भी इसका यही है और डेफिनेशन भी यही है। और मिसकंसेप्शन क्या है, ज़रा आए डायग्राम को समझें। बच्चे, ये आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। तो हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 और R4। अब ये ज़रा सर्किट को आपने गौर से समझना है और जो मिसकंसेप्शन है उसको भी नोट करना है। चार रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, इसको हमने यूं, ये दो R1 और R2 आपस में सीरीज़ में है ना, और R3 और R4 आपस में सीरीज़ में है। तो जब दो सीरीज़ को हमने सीरीज सर्किट को दरमियान एक क्या लगा दिया, गैल्वानोमीटर। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक हो गया, चार रेजिस्टेंस लगाई और ABCD चारों कोनों को नाम दे दिया। अच्छा जी, B और D, अब ये आपकी बुक की थ्योरी है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। बुक का फर्स्ट पैराग्राफ है, डेफिनेशन से नीचे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने खुद अंडरलाइन करना है, ईजी सा है, इसको मैं समझा देता हूँ। बुक में लिखता है जी, कंसीडर अ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4। लेकिन अब वो लिखा क्या नहीं है, आपने वो नोट करना है। बच्चे, जो R1 और R2 है ना, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, यानी कि R1 और R2 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। व्हीटस्टोन ने कहा है, ये कहता जी मैंने R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू फिक्स है। अच्छा, जो R3 है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप गौर करें कि मैंने R3 के ऊपर एक ब्लैक सा एरो बनाया हुआ है, छोटा सा। इस एरो का मकसद ये है कि ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल है। तो R4 रेजिस्टेंस का नाम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये चारों रेजिस्टेंस के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। अब ये आप लोग नोट कर लें, R1, R2 फिक्स है और R3 वेरिएबल है और R4 अननोन है। और इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है जो डेफिनेशन के अंदर जिक्र किया हुआ है, यानी कि R4 की। तो यही मिसकंसेप्शन थी बच्चों के माइंड में। बच्चे कहते हैं कि चारों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं। ये गलत है बच्चे, चारों वेरिएबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन R1, R2 फिक्स है, R3 वेरिएबल है। अच्छा, इसका वेरिएबल रखने का मकसद क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, आप ज़रा कनेक्ट रहें। और R4 अननोन है। अच्छा, टर्मिनल B और D के दरमियान मैंने एक लगा दिया गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानो क्या करता है, गैल्वानोमीटर हमें बताता है कि सर्किट में से करंट पास किया या नहीं किया, क्योंकि
जो चार्ज का फ्लो है वो आम आंख से तो हम देख नहीं सकते, ये वायर है ना, इसमें से चार्जेस हैं, लेकिन वो हमें आंख से तो नज़र नहीं ना आएंगे। तो उसके लिए हम मीटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है गैल्वानोमीटर। वी कनेक्ट अ गैल्वानोमीटर बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी एंड वी कनेक्ट अ स्विच, ये स्विच है और ये एक बैटरी है। टर्मिनल ए और सी के दरमियान हमें क्या लगा देंगे, एक स्विच और एक बैटरी। तो ये तो है आपका सर्किट, और हर चीज़ का फंक्शन क्या है मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके लूप्स की तरफ। बच्चे ज़रा गौर करें कितने लूप बन रहे हैं, ए बी डी ए, एक पहला लूप ये बन रहा है ए बी डी ए, दूसरा कौन सा है जी बी सी डी बी, दूसरा ये वाला लूप बन रहा है, तीसरा लूप भी बन रहा है ए डी सी और फिर बाद में फिर है। जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे बैटरी करंट नहीं देगी, बैटरी चार्ज नहीं देगी। आपको याद है अगर चैप्टर नंबर 13 आप शुरू से सुनते आ रहे हैं तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने चैप्टर के शुरू में बड़ी डिटेल से चीज़ों को समझाया है कि करंट बेसिकली है क्या। बच्चे बैटरी के बारे में गलत कॉन्सेप्ट देते हैं कि बैटरी चार्ज देती है, हालांकि ऐसा नहीं है। चार्ज तो पहले ही मौजूद है वायर्स के अंदर। बैटरी के आने से जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे चार्ज फ्लो में आ जाएगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को तो करंट कहते हैं। करंट का बेसिक मकसद ही क्या है, फ्लो, ठीक है। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो हाई और लो पोटेंशियल क्रिएट होने की वजह से इस वायर्स के अंदर मौजूद चार्ज फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। इसकी एक एनालॉजी है बड़ी मज़ेदार, यानी कि आप स्विच को समझ लें ये एक टैप है, पानी की टूटी है, ये एक टैप है, और मोटर को, ये बैटरी को आप समझ लें मोटर, जो पंप है ये पानी की टैप है, ये मोटर है, और ये जो वायर्स है ना सारी, इसको आप वायर्स को आप समझ लें कि ये पाइप है। ये जितने भी आपको वायर नज़र आ रही है ना, इन वायर को आप क्या समझ लें, ये पानी के पाइप है। और जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को आप समझ लें इसके अंदर पानी है। अब आप देखें मैंने सारी चीज़ों को रिलेट किया। स्विच को मैंने किससे तशबीह दी, एक टैप से, बैटरी को मोटर से, ठीक है। अब मोटर पानी तो नहीं देती, मोटर तो फ्लो करवाती है, आपने देखा है ना। और जो जितनी भी वायर्स हैं आपने उनको क्या समझ लेना है कि ये पाइप्स हैं, और जो वायर के अंदर करंट है उस करंट को समझने के लिए आप समझ लें जिस तरह पाइप्स के अंदर पानी होता है ना, फ्लूइड, आप उसको वो समझ लें। ये एनालॉजी है, ये इसकी एग्जांपल है। तो सर्किट डायग्राम आपको समझ आ गई। 3 लूप्स बन रही हैं जी। पहली लूप में जो करंट फ्लो करता है I1, दूसरी में I2, तीसरी में I3। अच्छा, ये भी बच्चे सवाल पूछते हैं करंट की डायरेक्शन। बच्चे करंट की डायरेक्शन आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप क्लॉकवाइज ले लें, बेशक आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपने पहली लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज ली है ना करंट की डायरेक्शन, तो दूसरी के अंदर भी, तीसरी के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। यानी कि तीनों लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वो बेशक क्लॉकवाइज हो बेशक एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन हो सेम। मैंने क्या किया है, पहली लूप के अंदर करंट को नाम दिया I1, I2 और I3। ये तीनों लूप्स के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। स्विच क्लोज करेंगे, R1 R2 तो फिक्स है। हम क्या करेंगे अब, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है बच्चे, मैं चाहता हूं कि ये गैल्वानोमीटर के अंदर ना एक नीडल लगी हुई है, ये देखें, ये नीडल यूं मूव करेगी। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ना तो ये नीडल यूं मूव करना शुरू कर देगी। गैल्वानोमीटर की जो नीडल है, इसका नीडल, जो नीडल की डिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि करंट फ्लो करना शुरू कर गए। अच्छा, अब हम चाहते क्या हैं, आपको पता है ना दुनिया की सारी चीज़ें हाई से लो मूव आना करना चाहती हैं। पॉइंट बी और पॉइंट डी, अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल हाई है और इसका लो है, तो जिस तरह पानी फ्लो करेगा ना हाई से लो की तरफ, बिल्कुल उसी तरह करंट भी फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ। ऐसी है ना, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। हम क्या चाहते हैं, पॉइंट बी का और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। अच्छा, पोटेंशियल सेम होने से क्या फ़ायदा होगा मुझे बताएं। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इस ब्रांच के दरमियान, बी और डी ब्रांच के दरमियान करंट फ्लो ही नहीं करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो गैल्वानोमीटर की नीडल है ना,
ये घूम के बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। तो जब जैसे ही गैल्वानोमीटर की नीडल बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो ये गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन, इसकी नीडल की डिफ्लेक्शन रुक जाएगी। तो जैसे ही गैल्वानोमीटर की नीडल घूमते घूमते रुक जाएगी, हमें पता चलेगा कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस कंडीशन को कहते हैं हम बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन। अब सवाल पैदा ये होता है कि गैल्वानोमीटर में से ठीक है, मान लिया करंट फ्लो नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा? पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम है। चलिए ये भी मान लिया पोटेंशियल सेम है। सवाल पैदा होता है पोटेंशियल सेम हुआ कैसे है? अब ये तो है ना, असल बात तो ये है कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मान लिया करंट जीरो है। क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सवाल असल ये है, क्वेश्चन इज दिस, कि पोटेंशियल सेम हुआ कैसे है? वो R3 रेजिस्टेंस की वजह से है, क्योंकि R1 और R2 तो फिक्स थी, आपको याद है ना, R1 और R2 फिक्स है। ये जो R3 वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना बेटा, चार्ल्स व्हीटस्टोन कहता, मैंने R3 जो वेरिएबल रेजिस्टर है ना, उसकी वैल्यू को मैंने चेंज करना शुरू किया। ये जो आपको एरो बना हुआ नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की निशानदेही कर रहा है। कहता जब मैंने उनको वेरिएबल रेजिस्टर की 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25, तो जब मैंने R3 की वैल्यू को चेंज करना शुरू किया है, तो उस वक्त क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएंगी। R4 अननोन है ना, तो हम इसको भी मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जरा पहले इस पे तवज्जो दें कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ R3 बिकॉज R3 इज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो जैसे हम R3 की वैल्यू को चेंज करेंगे, व्हीटस्टोन के मुताबिक एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जैसे ही सेम होगा, करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। तो इसी कंडीशन का नाम क्या है जी? बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन। तो बच्चे जरा बताएं कि I1 यूं फ्लो कर रहे हैं ना गैल्वानोमीटर में, नीचे से ऊपर, और I2 ऊपर से नीचे है। तो मैं कह सकता हूं कि बैलेंस कंडीशन क्या होगी हमारे पास, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। कि I1 और I2 माइनस क्यों किए मैंने? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। गैल्वानोमीटर में से जब करंट पास कर रहा है, जरा तवज्जो करें, अब जब I1 यूं घूमेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा ना I1, और I2 ऊपर से नीचे है। तो I1 और I2 जब गैल्वानोमीटर में से गुजरेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो अब माइनस I2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस I2। तो I1 इज इक्वल टू I2, यानी कि I1 और I2 दोनों करंट बराबर हो जाएंगे। जैसे ही दोनों करंट बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये बैलेंस कंडीशन है, नल कंडीशन है। और याद रखें, अगर ये नल कंडीशन अचीव नहीं होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज काम भी नहीं करेगा। ये बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के काम करने का एक प्रिंसिपल है। तो बच्चे अब जैसे हम सर्किट को सोल्व करेंगे ना, तो I1 और I2 जहाँ जहाँ पे आएगा उसकी जगह पे हम लिख देंगे I। यानी कि अभी मैं लूप्स की आपकी इक्वेशन सोल्व करता हूँ, तो जहाँ पर I1 I2 आएगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, I, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, इसको नोट करें, शाबाश। तो अब लूप्स को हम सोल्व करते हैं। टोटल 3 लूप्स दी हुई हैं, लेकिन हम 2 को सोल्व करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लूप्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से, A B D A, और दूसरी लूप कौन सी है जी, B C D B। इन दोनों लूप्स को हम सोल्व करेंगे। लेकिन इन लूप्स को सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट ज़रा ज़हन में रखिएगा, हम अप्लाई करेंगे KVL रूल। KCL KVL मैंने इससे लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ, आपको पता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले KCL KVL वाला लेक्चर सुने। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, KVL रूल क्या था, कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। पढ़ा था ना, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल 0 कब होगा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब है कि पॉइंट B और पॉइंट D, मैंने कहा था ना आपको, ये पोटेंशियल सेम है,
इसका मतलब यही है ना, पॉइंट बी का और डी का पोटेंशियल सेम है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो उसी वक्त तो केवीएल लगेगा, ठीक है ना। अब वो सेम कैसे हुआ, मैंने आपको रीज़न बता दी है। एक बात आपने जहन में ये रखनी है, दूसरी बात आपने जहन में ये रखनी है कि V इजिकल टू आई आर, ओहम्स लॉ अप्लाई होगा इसमें। और तीसरी बात जहन में ये रखनी है कि रजिस्टर इज अ हीट डेसिपेटिंग डिवाइस, हीट डेसिपेटिंग, ठीक है। उसके साथ हमेशा नेगेटिव आता है रजिस्टर के साथ। तो अब अगर आपके ये चीज़ें जहन में रहेंगी तो इंशाल्लाह सर्किट आपको समझ आ जाएगा। आइए पहली लूप सोल्व करते हैं, ए बी डी ए। तो बच्चे क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपने इसी लूप के अंदर अंदर रहना है, बाकी सारे सर्किट को अभी एक वक्त के लिए भूल जाएं। तो क्या आएगा, माइनस तो आना ही आना है क्योंकि रजिस्टर लगे हुए चारों। रजिस्टर एक हीट डेसिपेटिंग डिवाइस है, नेगेटिव तो आना ही आना है क्योंकि जब भी करंट रजिस्टर में से पास करेगा उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि सम करंट इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट की वजह से। और ओहम लॉ V इजिकल टू आई आर, ये बातें ज़हन में रखनी है। तो जब I1 करंट फ्लो करेगा R1 में से तो क्या आ जाएगा, माइनस I1 R1, ठीक है। इसमें अप्लाई क्या किया है, अप्लाई KVL। ये आपने इसके साथ पहले लिख लेना है, लूप के साथ ना, अप्लाई KVL। ये मैंने लिख दिया है, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, अप्लाई KVL रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये वोल्टेज ही तो है आई आर, V इजिकल टू आई आर। माइनस क्यों आया, क्योंकि रजिस्टर एक हीट डेसिपेटिंग डिवाइस है। I1 R1, अच्छा अब I1 R1 में से फ्लो करेगा। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, R3 की तरफ, ठीक है। R3 की तरफ आए जी, क्या आ जाएगा, अब जिस लूप के अंदर आप खड़े हैं ना उसका नंबर पहले आएगा, यानी कि अब I1 इसमें से R3 में से फ्लो करेगा। लेकिन आप गौर करें कि R3 में से एक और करंट भी फ्लो कर रहा है। ये जो I3 है ना, ये इस पूरी लूप के अंदर है ना, तो जिस लूप के अंदर आप खड़े हैं उसको आपने पहले लिखना है। तो क्या आएगा, माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। बात समझ आई आपको, यानी कि I1 R1 जिस लूप के अंदर खड़े हैं उसको पहले I1 माइनस I3 इंटू R3 है। ये बेसिकली ओहम लॉ है, V इजिकल टू आई आर। अब दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस, अब ज़रा देखें R1 भी हो गया, R3 भी। अब आ गया जी गैल्वानोमीटर, इसकी भी तो कोई रेजिस्टेंस होगी ना। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं RG का। RG इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो जब इसमें से फ्लो करेगा करंट तो जिस लूप के अंदर खड़े उसको पहले, ये बात ज़हन में रखनी है। तो I1 माइनस I2 इंटू RG, तो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 इंटू RG इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं, इधर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आप सब बच्चों को नज़र आ जाए इजीली। इंटू RG इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आपको समझ आ गई। अगर इस इक्वेशन में थोड़ी सी नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक में जाके फिर इसको देख सकते हैं। अब दूसरी लूप को सॉल्व करते हैं, BCDB। तो आए जी, I2 करंट किस में से फ्लो करेगा, R2 में से। तो क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2, ठीक है। उसके बाद I2 करंट R2 में से फ्लो करने के बाद गैल्वानोमीटर में से। अब जिस लूप के अंदर खड़े उसको पहले, दूसरी को बाद में। अब गैल्वानोमीटर में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2। अब इस लूप को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस I2 माइनस I1 इंटू RG माइनस, इसको पहले लिखना दूसरी को बाद में, क्योंकि जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसको पहले। अच्छा अब R4 में से क्या आ जाएगा, I2 माइनस I3 इंटू R4। तो क्या आ जाएगा बच्चे, I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं। ये ज़ीरो थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो पहली लूप और दूसरी लूप, अगर आपको ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई ना, बाकी काम तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब हम करेंगे जी अप्लाई द नल कंडीशन, अप्लाई द बैलेंस कंडीशन। क्या थी बैलेंस कंडीशन, जहाँ जहाँ पर I1 और I2 है ना वहाँ पर I लिख दें। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा,
इसको हम नाम दे लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखते हैं जी अप्लाई नल कंडीशन या बैलेंस कंडीशन। नोट करें शाबाश। तो जी नल कंडीशन अप्लाई करें इक्वेशन 1 में। कैसे करेंगे कि जहां पर I1 है और जहां पर I2 है वहां पर आपने क्या लिख देना I। तो करें जी नल कंडीशन अप्लाई। तो माइनस I1 की जगह पे क्या लिखेंगे IR1 माइनस I1 की जगह पे क्या लिखेंगे I माइनस I3 की जगह पे I नहीं लिखना, सिर्फ I1 और I2 की जगह पे आपने I लिखना है। तो I माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 और I2 की जगह पे क्या लिखेंगे I माइनस I इंटू RG इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा I से I कैंसिल, तो ये टर्म तो होगी कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चे माइनस IR1 और ये पूरी टर्म ये सारी चीज़ कैंसिल होगी ना, और ये माइनस की टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की। तो क्या लिखेंगे I माइनस I3 इंटू R3। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। समझ आइए आपको। अच्छा, फिर अब नल कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, नाउ द इक्वेशन नंबर 2, इधर मैं नाम लिख देता हूँ अप्लाई नल कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 पे नल कंडीशन अप्लाई करें, क्या आएगी माइनस I2 की जगह पे क्या आ जाएगा IR2 माइनस I2 और I1 की जगह पे क्या लिखना था I, तो I माइनस I इंटू RG माइनस I2 की जगह पे I आ जाएगा I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। अब ये I से I कैंसिल, ठीक है, ये माइनस की पूरी टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा माइनस IR2, ये कैंसिल होगी 0 हो गया, माइनस उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखे पहले दो इक्वेशन थी ना 1 और 2, 1 से 3 वाली आ गई और 2 से 4 वाली। बस बेसिकली है ये दो इक्वेशन ही, सिर्फ I1 और I2 की जगह पे I पुट करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आ चुकी हैं। तो बच्चे आप जरा देखें कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप डिवाइड कर दें, तो लिखें जी डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। डिवाइड करने का तरीका कार आता है ना बेटा, कि लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से। इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड क्या है माइनस IR1, तो क्या आ जाएगा माइनस IR1 ओवर 4 की लेफ्ट साइड क्या है माइनस IR2 इज इक्वल टू 3 की राइट साइड क्या है I1 माइनस I3 इंटू R3, I1 माइनस I3 इंटू R3। 4 की राइट साइड सॉरी इधर आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस की पूरी टर्म उधर जाके क्या होगी प्लस की ना, तो फिर इधर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आपने ठीक कर लेना है। तो I1 माइनस I3 इंटू R4, I1 माइनस I3 इंटू R4। समझ आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमने क्या कर दिया डिवाइड। तो अब देखें क्या कट रहा है I1 माइनस I3 कट गया, माइनस I कट गया, तो बाकी क्या रह गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन। बच्चे इसी इक्वेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। देखें R1 ओवर R2 ये आपस में सीरीज में, R3 ओवर R4 ये आपस में सीरीज में, तो ये फिर दोनों कैसे ब्रांचेज आपस में क्या है पैरेलल, तो ये सीरीज R1 ओवर R2 R3 ओवर R4। अब इसकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। डेफिनेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था ना कि इट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो किसको हमने अननोन कहा था, जरा तवज्जो करें इधर देखें। आपको याद है बच्चे हमने R4 को अननोन कहा था।
R4 इज अ अननोन रेजिस्टेंस, ये डायग्राम में R4 अननोन है, तो अब R4 की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो क्या लिखेंगे R4 R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 की जगह पे X लिख देते हैं क्योंकि R4 अननोन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा XR1 R2 R3, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी R2 R3 ओवर R1, तो X की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे R4, क्योंकि हमने सपोज किया था ना, तो R4 इज इक्वल टू R2 R3 ओवर R1। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज की ना ये मैथमेटिकल प्रूफ तो आपको समझ आ गया ना, आपने यही करना है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है स्लाइड वायर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब ये स्लाइड वायर ब्रिज हमारा सेकेंड ईयर का एक प्रैक्टिकल भी है, उसमें भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। वक्त रहा तो आपको प्रैक्टिकल भी इसी चैनल पे करवाए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब अगर आपको आपके सामने कोई सर्किट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, तो आप कैसे पता चलाएंगे? अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, R1 ओवर R2 R3 ओवर R4। अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4, ये रफली मैंने एक सर्किट बनाया है। अब ये जो R4 है ना, ये जो R5 है, बच्चे R5 को आप कंसीडर बेशक ना करें क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। आपको याद है ना, जब ये सेंटर वाली रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, इसकी वैल्यू जो मर्जी दी हो, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता। अब ये जरा देखें, R1 ओवर R2 यही लिखा था ना हमने, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। R1 ओवर R2 क्या आ जाएगा 6 ओवर 3, R1 ओवर R2, R3 ओवर R4 10 ओवर 5, 6 ओवर 3 कितना आ जाएगा 2, ये भी 2, तो वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर इनको तकसीम करने से और इसको तकसीम करने से आंसर आए सेम, तो हम कहेंगे यस दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ये बैलेंस होगा तो सेंटर वाली ब्रांच वाली रेजिस्टेंस इसका काम खत्म हो जाएगा R5, क्योंकि इसमें से तो करंट जीरो था, आपको याद है ना, गैल्वानोमीटर में से करंट जीरो है, नल कंडीशन है ये, तो ये खत्म होगी। इससे पता क्या चला, ये वाकई व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये हम इंट्री टेस्ट के अंदर बच्चों को ट्रिक बताते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा, ये करंट इधर से जाएगा, ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, और ये आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल में। तो इस तरह ट्रिक है इसको सोल्व करने की। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक दें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।